साइकोजेनिक कफ, जहाँ किसी व्यक्ति को क्रॉनिक कफ होता है जिसमें कोई आइडेंटिफाइबल मेडिकल कारण नहीं होता, ज़्यादातर किसी साइकोलॉजिकल कारण की वजह से या किसी आदत की वजह से हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को कोई बीमारी नहीं निकलती है, इस तरह के पेशेंट्स को कोई मेडिकल थेरेपी की से भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। ज़्यादातर इस तरह की व्यक्ति की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री हो सकती है। ज़्यादातर यंग फीमेल्स या बच्चों में इस तरह से होता है, और आप अगर बार बार उनको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा एक होता है बार्किंग कॉफ, जिसमें हार्श, ड्राई और लाउड कॉफ होता है, जैसे कि किसी डॉग का साउंड होता है भौंकने का, या किसी सील का बार्किंग होता है, इस तरह का टिपिकल साउंड आता है। ज़्यादातर ये क्रू के इन्फेक्शन में होता है, जो कि बच्चों में होता है, थोड़ा सा डेंजरस होता है, रात को ज़्यादातर होता है। ज़्यादातर इसके साथ आवाज़ भारी हो जाना और श्वास लेने में तकलीफ होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसको सीरियसली लेने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी डेंजरस बीमारी है। हुपिंग कफ भी अपने आप में डेंजरस बीमारी है, इसको भी लाइटली मत लीजिए, ये भी जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा एक होता है पोस्ट इन्फेक्शियस कफ, यानी किसी को वायरस इन्फेक्शन ठीक होने के बाद कई दिनों तक श्वास की नलियों में सूजन या इरिटेशन की वजह से खांसी होती है। ज़्यादातर ये कई हफ्तों तक परसिस्ट कर सकता है और धीरे धीरे करके अपने आप ये ठीक हो जाता है। इस तरह के पेशेंट को खांसी को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ या कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ कफ सप्रेशन दवाइयों से काम चलाना पड़ता है, और ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाती है। एक होता है नॉक्टर्नल कफ, जो कि ज़्यादातर रात को या सोते समय या उठने के तुरंत बाद होता है। ज़्यादातर ये एस्थमा में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, पोस्ट नेजल ड्रिप में और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में होता है। कई बार इसमें नींद भी खुल सकती है, और साथ में कई बार लोगों को छाती में भारीपन होना और वीजिंग जैसे साउंड्स आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है नॉक्टर्नल कॉफ का। बेसिकली ये सारे हिस्ट्री को, ये सारे टाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे बीमारी का ट्रीटमेंट छुपा होता है। यदि आप कारण को समझ सकते हैं, उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट को समझ सकते हैं, तो ट्रीटमेंट करना और उसको मैनेज करना, किसमें आपको दवाई देनी है, किसमें एंटीबायोटिक देनी है, किसमें सिर्फ खांसी की सिरप देनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। इसलिए किसी भी खांसी को लाइटली मत लीजिए, खांसी के बारे में भी डिटेल जानकारी होना आवश्यक है। बहुत सारे कारणों से खांसी हो सकती है और हर कारण का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन करना अति आवश्यक है। आज के टॉपिक में हमने बात करी खांसी के अलग अलग टाइप्स और क्लासिफिकेशन पर, खांसी के ट्रीटमेंट पर, खांसी के डायग्नोस्टिक टेस्ट पर, और खांसी के लिए कॉफ सिरप्स पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं, जो कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।